लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था और केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जो कुछ पढ़ा था उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जनरल बात, पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें यह था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एनर्जी की डिमांड के लिए, एनर्जी की नीड के लिए सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसका इस्तेमाल करके वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। अब सवाल है ब्रेकडाउन कैसे होगा, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जब ब्रेकडाउन होगा तो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, या बोलचाल में इसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में देखा था कि अलग अलग एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं और अलग अलग उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा। इसमें हमको कुछ एग्जाम्पल याद रखने थे, जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट जिसमें स्पंज भी था, सिलेंट्रेट भी था और फ्लैट वर्म। जनरल बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन होता था, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन थोड़ा सा हायर इन्वर्टिब्रेट की तरफ बढ़े, जैसे अर्थवर्म, तो क्या हो गया था, वहां मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल किया गया था। थोड़ा और आगे बढ़े, इंसेक्ट में गए तो वहां ट्रैकियल ट्यूब मिली थी, तो ट्रैकियल ट्यूब से O2 CO2 का क्या होता था, एक्सचेंज होता था। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे मोलस्का में या एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और एक्वेटिक मोलस्क ने गिल का इस्तेमाल हुआ था O2 CO2 के एक्सचेंज के लिए। फिर हम वर्टिब्रेट में गए, वर्टिब्रेट में फिश गिल के द्वारा, बाकी सारे लोग चाहे वो एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो और मैमल, ये लोग क्या कर रहे थे, लंग्स का। बस एक स्पेशल क्वेश्चन याद रखना है, यदि गिल से रेस्पिरेशन होता है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर लंग से होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ये भी एक खास बात है। एक क्वेश्चन और थी, फ्रॉग जो एडल्ट एम्फीबिया है उसमें रेस्पिरेशन का एक तरीका और था, मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है। जब मॉइस्ट स्किन से होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। तो स्पेशली 3 प्रकार का रेस्पिरेशन हो गया, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस एम्फीबिया या फ्रॉग में स्पेशली मिल रहा था, पल्मोनरी की बात करेंगे तो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में मिल रहा था, और अगर हम ब्रैंकियल की बात करें तो स्पेशली फिश में मिल रहा था, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क मिल रहा था। तो ये जनरल बातें लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग नई हेडिंग पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हेडिंग डालिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम एक डायग्राम बना रहे हैं, आप डायग्राम बना लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। अब लिखो नहीं देखो, है ना, फिर अपनी बात बना लेना। पहला सवाल है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यहां से शुरू करेंगे। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, जहां से एयर अंदर जाती है। तो सबसे पहले हमको मिलेगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये उसके पीछे जो रास्ता है उसको नेजल पैसेज कहते हैं, उसके पीछे नेजल चैम्बर है। फिर कहाँ ओपन होगा, फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये ईसोफेगस वाला है जो कहाँ जाता है, स्टमक, उधर तो खाना जाएगा, और एक रास्ता ये लैरिंग्स और ट्रैकिया है जो कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा। तो अगर हम रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करें तो पैसेज में क्या क्या है, यहाँ शुरू करें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, फिर नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर है, फिर फेरिंग्स है, और फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया, और आखिरी में क्या मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे। हमको सबके बारे में एक एक 2-2 क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे 2 क्वेश्चन फेरिंग्स के पढ़ने हैं, 2 क्वेश्चन हमको लैरिंग्स के पढ़ने हैं, कुछ ट्रैकिया और उसके आगे के भी पढ़ने हैं। तो अगर पहला सवाल पूछा जाए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेज का फ्लो बताइए, हवा किस रास्ते से गुजरती है,
तो कहोगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, फिर नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, और फाइनली कहां पहुंच जाएंगे? लंग्स। एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, रेस्पिरेटरी पैसेज। लिख लीजिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, और फाइनली हमको क्या मिल जाएंगे? लंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। तो ट्रेकिया के बाद जो लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर हैं वो भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि लंग्स के अंदर ट्रेकिया और बेसिकली उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, एक एक क्वेश्चन यहाँ है, जरा देख लेते हैं। लिख लिया? सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। वापस देखते हैं जरा, इधर देखिए। अगर आपसे ये साइड व्यू है, ये हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे सेक्शन काट दिया गया है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो कितने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हैं? तो कहोगे वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। कहाँ खुलते हैं? तो कहोगे अपर लिप के ऊपर खुलते हैं, लेकिन पीछे कहाँ खुलते हैं? तो पीछे ओपन होते हैं नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, और नेजल चैम्बर कहाँ खुलता है? फेरिंग्स। तो सिंपल सी बात है, वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है जो पीछे कहाँ खुलते हैं? नेजल चैम्बर में थ्रू द नेजल पैसेज, और नेजल चैम्बर कहाँ खुलता है? फेरिंग्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो। हम लोगों में ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इनका काम है हवा अंदर आए। इसका मतलब ये रास्ता एयर के लिए है। भाई इधर से क्या आएगा? इस रास्ते से तो एयर आएगी ना, ये एयर के लिए बना। वो अलग बात है कि हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन सामान्यतः तो ये रास्ता एयर के लिए बना है। अच्छा, ये है माउथ, ये किसके लिए बना है? ये फूड के लिए बना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फूड के लिए है, ये एयर के लिए। मतलब फूड और एयर अलग अलग चल रहा है। लेकिन जब हम फेरिंग्स पर पहुंचेंगे, इधर से क्या आएगी? एयर आएगी, और इधर से क्या आएगा? फूड आएगा। दोनों यहीं पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछता है फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? तो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? फेरिंग्स। अच्छा, एक और कमाल की बात देखिए, फेरिंग्स पर फूड भी पहुंच गया है, फेरिंग्स पर एयर भी पहुंच गया है। आगे भी तो रास्ता अलग है। देखो, फूड को किसमें जाना है? फूड को तो इसमें जाना होगा। भाई ये रास्ता जो गया है, ये कहाँ गया है? स्टमक। इसका मतलब वो रास्ता फूड का है। अच्छा, ये रास्ता किसका है? लंग्स का। इसका मतलब एयर को कहाँ जाना चाहिए? इसमें जाना चाहिए। अच्छा, ना तो एयर की आंखें हैं और ना ही फूड के आंखें हैं। जबकि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि इधर से फूड आए और इस रास्ते से होते हुए लंग्स में चला जाए, और इधर से एयर आए और इस रास्ते होते हुए स्टमक। ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसका मतलब कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो ये दो बातें साफ साफ हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ खुले? नेजल चैम्बर में थ्रू नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर कहाँ खुले? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। किसके लिए? फूड और एयर के लिए। अच्छा, एक और खास बात, फेरिंग्स पर दो रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ता किसका है? एयर का रास्ता है। और ये रास्ता किसका है? फूड का। एयर वाले रास्ते की जो यहाँ ओपनिंग है, उसका नाम ग्लॉटिस। और फूड वाले रास्ते की जो यहाँ ओपनिंग है, उसका नाम क्या है? गलेट। तो ये एनसीईआरटी में ये तो लिखा है, ये नहीं लिखा है। तो दो स्पेशल शब्द मिल गए। फेरिंग्स पर क्या खुलता है? तो कहो तो फेरिंग्स पर विंड पाइप भी खुलती है, ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस। और फेरिंग्स पर फूड पाइप भी खुलता है, ओपनिंग का नाम गलेट। तो ग्लॉटिस क्या है?
तो कहोगे ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एट फायरिंग्स। अच्छा गलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप एट। तो दोनों हाथ, दो पाइप खुले हैं, जरा एक पेन दे देना बेटा। जैसे मान लेते हैं यहाँ फायरिंग्स है तो ये दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप की ओपनिंग का नाम गलेट है, एक पाइप की ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस। गलेट में क्या जाना है? फूड जाना है, और ग्लॉटिस में क्या जाना है? एयर जाना है। और ना तो फूड की आंखें हैं और ना ही एयर की आंखें हैं, तो फिर कोई रास्ता क्यों नहीं बोलता है? ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि इधर से फूड आए और इस रास्ते में चला जाए, या इधर से एयर आए और इस रास्ते में? ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो जो दो तीन बातें भी स्पेशल अलग से पढ़ना है। अभी तक जो पढ़ा है दो पॉइंट जरा लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा पहले? दो पॉइंट लिख लेते हैं। वन पेयर external nostril open out above upper lip above upper lip। लेकिन यही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पीछे खुलते हैं, लीड्स बिहाइंड into nasal chamber through nasal passage। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि फायरिंग्स क्या है, या नेजल चैम्बर कहां खुलता है, ये कहां खुलता है? ओपन एट फायरिंग्स। फायरिंग्स में तो खुलता है, यहां से एरो कर देते हैं। ये कहां? अरे चल ही नहीं रहा है। अरे बोर्ड के साथ यही समस्या है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो नेजल चैम्बर कहां खुलेगा? फायरिंग्स पर खुलेगा। अच्छा फायरिंग्स क्या है बेटा? तो फायरिंग्स कॉमन पैसेज है, किसके लिए? फूड और वाटर के लिए नहीं, फूड और एयर के लिए। चेन ही लिख देते हैं। नेजल चैम्बर ओपन एट फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है? तो ये लिख लीजिए, काम की बात है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर। यहां दो ओपनिंग है, एक का नाम ग्लॉटिस है और एक का नाम गलेट है। ग्लॉटिस बेटा क्या है और गलेट क्या है? ग्लॉटिस क्या है, गलेट क्या है? तो डायग्राम देख लीजिए। ग्लॉटिस क्या है? तो कहोगे विंड पाइप की ओपनिंग कहां? फायरिंग्स पर। और गलेट क्या है? तो कहोगे फूड पाइप की ओपनिंग फायरिंग्स पर। तो लिख लीजिए ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एट फायरिंग्स। गलेट क्या है? फायरिंग्स।
बढ़े आगे। जरा डायग्राम फिर से देखो। देखिए चूंकि हम लोग रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमको इसी पैसेज से मतलब है। तो ये बताओ कि फेरिंग्स ट्रैकिया में खुलेगी, कहोगे हाँ। कैसे? बीच रास्ते में क्या आ गया? लैरिंग्स। जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के ऊपर ये लैरिंग्स लगा है, इसको सामने से देख लीजिए तो छेद दिखाई पड़ रहा है। इसी छेद का नाम क्या है? इसी छेद का नाम गलेट है, सॉरी क्या नाम है? ग्लॉटिस। फिर से देखिए, ये मान लेते हैं ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर क्या है? लैरिंग्स। अब ऐसे सामने से देखिए तो छेद दिखाई पड़ रहा है, इसी छेद का नाम क्या है? ग्लॉटिस है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फेरिंग्स ट्रैकिया में खुलती है, कहोगे हाँ खुलती है। किसके थ्रू खुलती है? तो आंसर देंगे लैरिंग्स। और वहां छोटा छेद होता है, उस छेद का नाम क्या होता है? ग्लॉटिस। अब समस्या सुनिए क्या है भाई, जब हम स्वालो करते हैं, बक्कल कैविटी में फूड है, हम स्वालो कर गए, तो फूड ये मान लेते हैं फूड है, ये फूड यहां पहुंच गया, तो इसको तो यहां जाना चाहिए, इधर नहीं जाता है कभी, क्यों? तो होता क्या है, इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये ढक्कन, इस जगह छेद है, यहाँ एक ढक्कन लगा होता है, जैसे ही खाना आता है ऐसे गिरा के बंद कर देते हैं। हमको देखिएगा, इसको हम टच कर रहे हैं, ये लैरिंग्स है, ठीक है, हम सलाइवा सॉलो करेंगे तो आप देखोगे ट्रैकिया ऊपर गई होगी, तो जब ये ऊपर जाती है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, और जब ये नीचे आती है तो ये ढक्कन खुल जाता है, फिर ये ऊपर जाती है फिर से ढक्कन बंद हो जाता है, फिर से नीचे आती है ढक्कन खुल जाता है। तो जब हम फूड को स्वालो करते हैं तो किसको बंद किया जाता है? ग्लॉटिस को। कौन बंद करता है? ईपी। ईपी का मतलब होता है के ऊपर, और ग्लॉटिस का मतलब तो ग्लॉटिस है ही। तो वो देखियो ट्रैक्टर, अगर कभी ट्रैक्टर देख रहे हो, ट्रैक्टर में साइलेंसर में एक ढक्कन लगा होता है, ऐसे ऐसे नहीं हिलता रहता है, बिल्कुल वैसा ही है। जितने देर ट्रैक्टर स्टार्ट रहता है साइलेंसर ऐसे रहता है, खुला रहता है ढक्कन, फिर बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर कैसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम स्वालो करते हैं तो किसको बंद करना है? कहोगे ग्लॉटिस को कवर कर लेना है। किसके द्वारा कवर करेंगे? इपीग्लॉटिस। क्यों कवर करोगे? अगर ये ढक्कन हम बंद नहीं करेंगे तो फूड का कोई ना कोई टुकड़ा इसमें चला जाएगा, और अगर टुकड़ा इसमें चला गया तो इस रास्ते में जाएगा, और अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में कुछ भी गया तो खांसी आने लगेगी। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था अभी एआईपीएमटी में ही कि 4 लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, अचानक एक को खांसी होने लगी, क्या हुआ होगा? तो जानते हो क्या हुआ होगा? खाना खाने के दौरान बातचीत कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे। अब अगर बोलोगे तो हो सकता है कि ये ढक्कन अच्छे से बंद ना हो पाए और फूड का कोई टुकड़ा किसमें चला जाए? ट्रेकिया में, और जैसे जाएगा वैसे क्या होगा? खांसी आने लगेगी। तो फूड का कोई भी पीस कहाँ ना जाए? ट्रेकिया में ना जाए। किसको बंद करना चाहिए? ग्लॉटिस को। किसके द्वारा बंद करोगे? इपीग्लॉटिस। अब इपीग्लॉटिस क्या है अभी लिखिएगा नहीं, आगे हम लिख देंगे। ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ये आपको रट लेना है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, और इसकी जिम्मेदारी है कि किसको बंद करें? ग्लॉटिस को। तो कंक्लूसिव लाइन आप समझ लीजिए, फायरिंग्स कहाँ खुलता है? ट्रेकिया में। किसके थ्रू? लैरिंग्स। लेकिन लैरिंग्स पर एक ओपनिंग होती है, उसका नाम ग्लॉटिस, और वहां एक ढक्कन लगा होता है, उसका नाम एपीग्लॉटिस। काम क्या है? जब फूड स्वालो करोगे तब एपीग्लॉटिस किसको बंद कर लेगा? ग्लॉटिस को बंद कर लेगा। क्यों? कोई भी फूड का पार्टिकल किसमें न जाने पावे? ट्रेकिया में, और अगर चला गया तो खांसी आने लगी। लिखिए, pharynx open into trachea through larynx। एक क्वेश्चन, ड्यूरिंग swallowing ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड
किसको कवर किया जाएगा और किसके द्वारा कवर किया जाएगा? ग्लॉटिस को कवर करेंगे किससे? इपीग्लॉटिस। द ग्लॉटिस कवर बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। कौन सा? इपीग्लॉटिस नाम है इसका। और क्यों? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, इनटू ट्रैकिया। और अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में कुछ चला गया, अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में कुछ चला गया तो फिर क्या होगा? खांसी आने लगेगी। यहां नोट करके लिख लेंगे। इफ फूड पार्टिकल enter in रेस्पिरेटरी पैसेज तो क्या हो जाएगा? खांसी स्टार्ट हो जाएगी, कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। वापस चलते हैं डायग्राम में। फायरिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फायरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड और एयर। यहाँ से फूड का रास्ता अलग है, एयर का रास्ता अलग है। फूड कभी एयर वाले पैसेज में ना जाए तो किसको कवर करना है? ग्लॉटिस को। कौन कवर करेगा? एपीग्लॉटिस। उससे फूड यहाँ नहीं जाएगा। ये है ट्रैकिया। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम लैरिंग्स है। लैरिंग्स से जुड़े केवल दो क्वेश्चन है। पहला सवाल है लैरिंग्स कहाँ पाया जाता है? तो मान लेते हैं ये ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स है। एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रैकिया, शुरुआत में पाया जाएगा। इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस बॉक्स। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्यों कार्टिलेजिनस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज का चूंकि बना होता है तो नाम इसका क्या रख दिया? कार्टिलेजिनस बॉक्स। सबसे खास बात है कि हम बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो साउंड प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी लैरिंग्स की है। क्यों? अगर अंदर देखेंगे तो इसी लैरिंग्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है वोकल कार्ड। डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना, फिर भी लैरिंग्स के अंदर वोकल कार्ड पाए जाते हैं। दो पेयर, एक होता है एंटीरियर वोकल कार्ड, एक होता है पोस्टीरियर वोकल कार्ड। तो जो एंटीरियर वोकल कार्ड है वो तो फाल्स वोकल कार्ड होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर वोकल कार्ड है वो ट्रू वोकल कार्ड होता है और उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका नाम हमको साउंड बॉक्स रखना पड़ेगा। तो लैरिंग्स को हम कार्टिलेजिनस बॉक्स कहते हैं क्योंकि कार्टिलेज का बना है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करता है। क्यों? एक जोड़ी या दो जोड़ी? तो कहोगे दो जोड़ी पाए जाते हैं यहाँ वोकल कार्ड। एक जोड़ी होता है एंटीरियर वोकल कार्ड या फाल्स और दूसरा होता है पोस्टीरियर या ट्रू। तो फाल्स वोकल कार्ड का नाम क्यों है? तो जब झूठ बोलना होगा तो आगे वाले से बोलोगे। दो वोकल कार्ड हैं, फाल्स वोकल कार्ड और ट्रू वोकल कार्ड। ऐसा कुछ नहीं, झूठ सच से कोई लेना देना नहीं है। आगे वाले वोकल कार्ड साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो नाम क्या रख दिएगा? फाल्स वोकल कार्ड। पीछे वाले साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या कहोगे? ट्रू वोकल कार्ड। अच्छा, हम बोलते कब है? सांस छोड़ने में कि सांस लेने में? देख लो, आराम से सोच लो। सांस छोड़ने में बोलते हैं कि सांस लेने में बोलते हैं? जब हम बोलते हैं तो हवा बाहर निकल रही है, तो हम कब साउंड प्रोड्यूस करते हैं? एक्सपायरेशन में कि इंस्पायरेशन में? तो कहोगे एक्सपायरेशन में। कौन है जो इंस्पायरेशन में साउंड प्रोड्यूस करता है? तो उसका नाम डंकी है, गधा।
डंकी की खास बात है कि वो इंस्पायरेशन में भी साउंड क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो 4 क्वेश्चन। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है। क्यों कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना होता है स्पेशली हाईलाइन। और क्यों साउंड बॉक्स है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करता है। कितने वोकल कार्ड, 2 पेयर, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम फाल्स और पोस्टीरियर का नाम ट्रू। फाल्स ट्रू क्यों, क्योंकि एक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, हम लोग साउंड कब प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपायरेशन में कि इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। लिख लीजिए। लैरिंग्स, लैरिंग्स से जुड़े 3 क्वेश्चन हैं। पहला, कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट बिगिनिंग ऑफ ट्रेकिया। दूसरा, इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्यों इसका नाम कार्टिलेजिनस बॉक्स क्यों है, क्योंकि ये हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। तो आगे लिख लीजिए, मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ऐसा देखो बेटा, अगर यहाँ देखोगे तो मेल में इस जगह एक उभार है, इसको एडम्स एपल कहते हैं। फीमेल में ये उभार नहीं होता है, मेल में यहाँ प्रोट्यूबरेंस है। क्यों, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, प्यूबर्टी के समय होता है। तो मेल में जो ये उभार इस जगह पाया जाता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, ये वास्तव में इसी कार्टिलेज का ही है, लैरिंग्स के ही कार्टिलेज का है। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एडम्स एपल इन मेल। ये क्या है, तो कहोगे थायराइड कार्टिलेज है ऑफ लैरिंग्स। मेल में जो एडम्स एपल पाया जाता है, यहां उभार निकला हुआ है ना, ये क्या है, तो थायराइड कार्टिलेज है। किसका है कार्टिलेज, ये लैरिंग्स का है। फीमेल में कार्टिलेज तो होता है लेकिन ये उभार नहीं होता है। ठीक है, वो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। साउंड में मेल फीमेल की साउंड में भी तो अंतर होता है थोड़ा सा, मेल की आवाज थोड़ी भारी होती है, फीमेल की आवाज थोड़ी सी पतली होती है। उसका कॉन्सेप्ट हम लोग रिप्रोडक्शन में देखेंगे, ये रट लीजिएगा, स्पेशल अलग से सवाल है। तो मेल में जो एडम्स एपल है वो वास्तव क्या है, वो थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट है। दूसरा, लैरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स। क्यों, साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, तो कहोगे 2 पेयर वोकल कार्ड इन लैरिंग्स। 2 पेयर वोकल कार्ड होते हैं, और अगर 2 पेयर होंगे तो एक पेयर एंटीरियर वोकल कार्ड और एक पेयर पोस्टीरियर वोकल कार्ड। एंटीरियर वोकल कार्ड को कहते हैं फॉल्स वोकल कार्ड और इसको कहते हैं ट्रू वोकल कार्ड। लिख लीजिए, एक लाइन बढ़ा लेते हैं। वी प्रोड्यूस साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। डायग्राम के पास फिर पहुंचते हैं। लिख लिया था सबने, छूटा तो नहीं किसी का।
हम लोगों ने एक्सटर्नल नास्टिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लाटिस भी पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना क्या है? ट्रेकिया। तो साइड इन डालिए, ट्रेकिया एंड देयर ट्यूब। ट्रेकिया एंड ब्रांचेज। और एक डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम बना लो। ट्रेकिया और उसकी ब्रांचेज, ये जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, ये क्या है? ये है लैरिंग्स। और ये क्या है? ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया कहां से शुरू होती है? कहोगे लैरिंग से शुरू होती है। कहां तक जाती है? तो एक सीधी ट्यूब है, यहां तक आती है। ये जगह कौन सी है? ये थोरेक्स है भाई। ये हेड है, ये नेक है, ये थोरेक्स है, ये एब्डामेन है, ऐसे बटा हुआ है। तो ट्रेकिया है क्या? तो कहोगे एक सीधी ट्यूब है जो लैरिंग से शुरू होती है और कहां तक जाती है? तो कहोगे मिड थोरेक्स। मिड थोरेक्स का मतलब थोरेक्स के बीच तक आती है और बीच पर पहुंचने के बाद राइट और लेफ्ट में बंट जाती है। देखो, ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है जो लैरिंग से शुरू होती है और मिड थोरेक्स तक आती है। और फिर ये राइट और लेफ्ट किसमें? ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस भी कहते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। अब ये देखो, ये राइट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई है। राइट वाली राइट लंग्स के अंदर चली जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स के अंदर चली जाएगी। और जैसे अंदर जाएगी इसमें रिपीटेड डिवीजन शुरू हो जाएंगे। जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करके क्या बना लेगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी डिवाइड करके क्या बना लेगी? टर्सरी। टर्सरी वाली क्या बना लेगी? इनिशियल ब्रांकियोल। और इनिशियल से क्या बनेगा? टर्मिनल ब्रांकियोल। और किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से ढेर सारी क्या निकलेंगी? एल्वियोलर डक्ट। और फाइनली हमको क्या मिलेंगे? एल्वियोलाई। तो ये है एयर का फ्लो। अगर आपसे एयर का फ्लो पूछा जाए तो ट्रेकिया से, प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से, इनिशियल से, टर्मिनल से, एल्वियोलर डक्ट से, एल्वियोलाई। फिर से सुन लेते हैं। ट्रेकिया क्या है? तो कहोगे सीधी ट्यूब है। कहां शुरू होती है? लैरिंग से। कहां तक आती है? मिड थोरेक्स। मिड थोरेक्स पर ये डिवाइड कर जाती है राइट और लेफ्ट। क्या? प्राइमरी ब्रांकाई। अच्छा, एक और चीज, ये है हेड, ये है नेक। पीछे पीछे क्या चल रही है? पीछे पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है ना। तो इस रीजन में, इसी जगह तो होगा थोरेक्स। ये इस रीजन में पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी तो है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्रेकिया है, जब ये दो भागों में डिवाइड करती है तो पीछे वर्टिब्री कौन सी होती है उस लेवल पर? तो ये आप रट लीजिएगा, अभी लोकोमोशन में बताएंगे, यहाँ रट लीजिएगा। ये पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री है। कौन सी? पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। क्वेश्चन पूछेगा ट्रेकिया राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है, किस लेवल पर? तो कहोगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। अच्छा, जो राइट वाली है वो राइट लंग्स के अंदर जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग के अंदर जाएगी। हमने इसका डिवीजन दिखा दिया है। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनेगा? सेकेंडरी से, टर्सरी से, इनिशियल से, टर्मिनल से, एल्वियोलर डक्ट से, फाइनली क्या बनेगा? एल्वियोलाई। आराम से बताइएगा, लिखिएगा नहीं। इस पूरे ब्रांचिंग नेटवर्क में कौन सा हिस्सा है जो लंग्स के अंदर है? तो कहोगे सब लंग्स के अंदर हैं, बस ट्रेकिया को छोड़ दीजिए। ट्रेकिया को आप छोड़ दीजिए। ट्रेकिया को छोड़ करके, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई भी लंग्स के अंदर है, सेकेंडरी भी लंग्स के अंदर है, टर्सरी भी लंग्स के अंदर है, इनिशियल, टर्मिनल, डक्ट, और हमारे फेफड़ों के अंदर कौन 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 सी चीजें पाई जाएगी? तो कहोगे ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, सारी ब्रोंकाई मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रांकियोल, इनिशियल और टर्मिनल, और एल्वियोलाई एंड उसकी डक्ट हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाएगी। तो क्या अंदर नहीं है? तो याद रखिएगा, ट्रेकिया कभी भी फेफड़े के अंदर नहीं जाता है। अंदर क्या जाएगा? अंदर प्राइमरी से लेकर के यहां तक का हमारे फेफड़ों के अंदर होगा। ये सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, तो दो लाइनें जरा लिख लीजिए।
पहली लाइन, ट्रेकिया है क्या? ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। कहां शुरू होती है बेटा? शुरू कहां से होती है? लैरिंग्स। और कहां तक जाती है? मिड थोरेसिक कैविटी या मिड थोरेक्स तक जाती है। एक बात, ये डिवाइड कर जाती है, डिवाइड इनटू राइट और क्या, लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकाई किस लेवल पर? एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ईच ब्रोंकाई मतलब राइट वाली और इंटर इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर जाएगी और क्या करेगी? रिपीटेड डिवीजन एंड डिवाइड इनटू, किसमें? तो डिवीजन के बाद क्या बनेगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या बनेगी? टर्सरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रांकियोल से टर्मिनल ब्रांकियोल से एल्वियोलर डक्ट और फाइनली क्या बनेगा? एल्वियोलाई। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स के अंदर है? तो कहोगे सब लंग्स के अंदर ही हैं, ट्रेकिया को छोड़ के। तो हमारे फेफड़ों के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? आवर लंग्स कंप्राइजेज ऑफ, बताओ। तो कहोगे ब्रांचिंग नेटवर्क, ऑफ, इसमें मिलेंगी ब्रोंकाई, सारी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई कामा सारे ब्रांकियोल, इनिशियल और टर्मिनल, एंड एल्वलाई एंड डक्ट, सब उसी के अंदर होंगे। लंग्स के अंदर क्या क्या होगा? तो कहोगे सारे ब्रांकाई होंगे, सारे ब्रांकियोल होंगे, सारी एल्वलाई और उसकी डक्ट होंगे। बस क्या नहीं होगा? ट्रेकिया नहीं होगा। इसमें एल्वलाई से जुड़ा एक अलग से सवाल है, लिख लो, बताते हैं। जरा इस डायग्राम लिख लिया हमने, इस डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। पहला सवाल है कि एल्वियोलाई क्या है? तो इधर देख लीजिए, मैं बगल में छोटा डायग्राम बना लेता हूं, लिखिएगा नहीं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसकी दीवार बहुत ही पतली होती है। ये थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है, वैस्कुलराइज्ड होता है। कल ही हम बताए थे वैस्कुलराइज का मतलब क्या है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसके नीचे क्या पाई जाए? रिच कैपिलरी नेटवर्क पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्वियोलाई क्या है,
तो कहोगे बहुत पतली दीवार, थिन वॉल। इतनी पतली होती है कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसको इर्रेगुलर वॉल भी कहते हैं। तो थिन वॉल या इर्रेगुलर वॉल, वैस्कुलराइज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कहां से बना है? तो हुआ क्या है कि ये जो टर्मिनल ब्रांकियोल है, ये जो टर्मिनल ब्रांकियोल है, इसी ने ढेर सारी एल्वियोलर डक्ट बनाई है, और किसी एक एल्वियोलर डक्ट से बहुत सारी क्या लगी है? एल्वियोलाई। हमने एक एल्वियोलाई यहाँ बनाई है। तो किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से ढेर सारी थिन वॉल, इर्रेगुलर वॉल, वैस्कुलराइज, ये क्या है? ये कैपिलरी है। थिन वॉल है, इर्रेगुलर वॉल, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम एल्वियोलाई है। काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही वो जगह है जहां इधर से इधर क्या आएगा? O2 आएगी, और इधर से इधर क्या जाएगी? CO2 जाएगी। तो O2 और CO2 के एक्सचेंज की जिम्मेदारी किसकी है? इसी एल्वियोलाई की। जरा छोटा सा बना लीजिए, अगर यही जगह हो तो यही बना लीजिए, नहीं तो आगे बना लीजिए। तो किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से ढेर सारी क्या निकली? थिन वॉल, इर्रेगुलर वॉल, वैस्कुलराइज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, और उसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। काम क्या है? यही वो जगह है जहां O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये जो कैपिलरी है, इसमें भी तो यहाँ एपिथेलियम होगी ऐसे। अभी आगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब पढ़ेंगे तो इसकी सारी लेबलिंग करेंगे, वहां इसको डायग्राम फिर से बनेगा। लिखे तो 2 लाइनें लिख लीजिए, और लिख लीजिए ईच टर्मिनल ब्रांकियोल give rise many alveoli and their duct। अब एल्वियोलाई क्या है? तो एल्वियोलाई क्या है? तो कहोगे थिन वॉल, इर्रेगुलर वॉल, वैस्कुलराइज सैक लाइक स्ट्रक्चर। पहला सवाल है, और काहे के लिए है? फॉर O2 CO2 एक्सचेंज। सवाल यह है कि जैसे मान लीजिए हम लोग सांस ले रहे हैं, लंबी सांस, तो जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज वो थोड़ा डायलेट करेगा, जिससे हवा बढ़िया अच्छे से अंदर चली जाए। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये सिकुड़ेगा भी। तो सिकुड़ने में रिस्क है, जरा देखो क्या रिस्क है, लिख ले यहाँ बेटा। सिकुड़ने में ये रिस्क है कि हो सकता है कि पैसेज हमारा ऐसे चिपक जाए, और अगर ये दोनों दीवारें चिपक गई तो जब लंबी फिर सांस लोगे तो हो सकता है ये खुले ही ना, तो कोलैप्स करने का भी तो डर है। तो ध्यान सुनिएगा, हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज कोलैप्स ना करे, दीवारें आपस में ना चिपके, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ इधर से एयर आती है ना ऐसे, तो जब रास्ते से इधर से होते हुए, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचेगी,
आने में तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन जब एयर बाहर जा रही होगी तो हो सकता है कि ये क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। तो कैसे बचे, कोलैप्स ना करे। तो नेचर ने यहाँ एक व्यवस्था की, ध्यान से देखिएगा। अगर ट्रेकिया से ध्यान से देखेंगे तो ट्रेकिया पर, प्राइमरी ब्रांकाई पर, सेकेंडरी ब्रांकाई पर, टर्सरी ब्रांकाई पर और इनिशियल ब्रांकियोल तक, यहां तक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना है। और इनका नाम, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है कार्टिलेजिनस रिंग। मेरा बताओ किन की दीवारों पर कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है? तो कहोगे ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रांकियोल। तो ऐसे नहीं पूछेगा कि किसकी दीवारों पर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाया जाता है। टर्मिनल ब्रांकियोल, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट। तो पहला सवाल है कि ये कार्टिलेजिनस रिंग, वैसे मान लेते हैं ये ट्रैकिया, देखो ये मान लेते हैं ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया पर ऐसे रिंग नहीं लगी होती है, चारों तरफ से कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ये एक तरफ से लगी होती है, इसको इनकम्प्लीट रिंग कहेंगे। तो बताओ रिंग कैसी होती है, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कौन सी रिंग होती है? कार्टिलेजिनस रिंग। इधर देखो, अगर ये इनकम्प्लीट होगी तो ये ऐसे होगी, इस टाइप की बनी होगी, इसको कहते हैं सी शेप रिंग। अब ऐसे उंगली जरा चलाओ, देखो यहाँ आपको लाइनें नजर आएंगी ऐसे ऐसे बनी है, महसूस हो रहा होगा कि ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे जो लाइनें बनी है वो कार्टिलेजिनस रिंग ही है। तो आराम से सुनेंगे, किसकी दीवारों पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं? क्या कहोगे? ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इनिशियल ब्रांकियोल। तो कहां कहां नहीं पाई जाती है? तो कहोगे टर्मिनल ब्रांकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। बड़ा अच्छा, ये जरा बढ़ा लो तो हम आगे लिखे, ये नाम बढ़ा लो, डायग्राम में नाम बढ़ा लो। बताओ किसकी दीवार इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होती हैं? ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रांकियोल। किसकी सपोर्ट नहीं होती है? टर्मिनल ब्रांकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। लिखें, कंप्लीट रिंग होती है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो किस शेप की होंगी? इधर देखो एक क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, अगर इनकम्प्लीट है तो किधर से इनकम्प्लीट है? तो पीछे से इनकम्प्लीट है, आगे से तो है ही, आगे है मतलब वेंट्रल साइड में मिलेंगी, इधर नहीं मिलेंगी, डॉर्सल साइड में। लिख लेते हैं, कहां तक पहुंचे थे? यहां तक हो गया। हाँ चलिए टिक करके लिखिएगा। कार्टिलेजिनस रिंग लिख लीजिए, वॉल ऑफ ट्रैकिया। और बेटा बताओ किसका ट्रैकिया, कामा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांकाई और इनिशियल ब्रांकियोल सपोर्टेड बाई, किसके द्वारा? इनकम्प्लीट की कंप्लीट? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्यों? टू प्रिवेंट कोलैप्स, आपस में चिपकने ना पाए। एक स्पेशल सवाल देख लीजिए, ये कार्टिलेजिनस रिंग किसकी बनी होती है? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट कहां होती है?
तो कहोगे टर्मिनल ब्रांकियोल, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलाई। कौन कौन सा हिस्सा लंग्स के अंदर है? ट्रैकिया को छोड़ के सारे लंग्स के अंदर है। कौन कौन सा हिस्सा जो है उसमें से कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट है? तो ट्रैकिया तो है ही नहीं अंदर, जो अंदर है उनकी बात कर रहा हूं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रांकियोल कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट है। इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट? तो याद रखिएगा इनकम्प्लीट रिंग है। ये सिंबॉलिक डायग्राम है हम लोगों के लंग्स का, जिसमें एक लंग्स ये है और दूसरा लंग्स ये है। यहां क्या होगा? यहां इस जगह हार्ट रखा होगा, ठीक है। पहला सवाल है कि हम लोगों ने लैरिंग्स पढ़ लिया, हम लोगों ने ट्रैकिया पढ़ लिया, हम लोगों ने उसकी ब्रांचिंग का पूरा नेटवर्क पढ़ लिया, और आखिरी में कहां पहुंच गए थे? एल्वियोलाई। प्राइमरी से लेकर के एल्वियोलाई तक हम लोगों के लंग्स के अंदर ही पाया जाता है। हम लोगों को लंग्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। ये हम लोगों का थोरेक्स है। थोरेक्स में सबसे बाहर हम लोगों के स्किन है। स्किन के नीचे जाएंगे तो हमको ऐसे ऐसे हड्डियां लगी हैं, इनका नाम रिब्स है। तो चूंकि सेक्शन काटा गया है तो ये रिब्स हमको दिखाई पड़ रही हैं। और रिब्स के बीच बीच में क्या है? इंटरकास्टल मसल। इंटर का मतलब होता है के बीच, और कास्टा का मतलब होता है रिब, और मसल का मतलब मसल। तो रिब के बीच में है तो नाम क्या रखना पड़ा? इंटरकास्टल मसल। रिब्स और इंटरकास्टल मसल मिल करके क्या बना लेते हैं? थोरेसिक लाइनिंग या थोरेसिक वाल, या इसको चेस्ट वाल भी कहते हैं, ठीक है, जनरल बात है। इसके नीचे हमको क्या मिलेंगे? लंग्स मिलेंगे। तो एक लंग्स ये है, दूसरा लंग्स ये है। पहला सवाल है कि कितने लंग्स होते हैं? तो कहोगे हम लोगों में 1 पेयर लंग्स होते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, वहां जाके गिन भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर। खास बात यह है कि मान लेते हैं कि ये लंग्स है, मान लेते हैं ये लंग्स है, तो लंग्स के ऊपर ऐसे डबल लेयर प्लूरा लगा हुआ है। लंग्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। लंग्स एनवेलप बाय डबल लेयर प्लूरा। अब चूंकि डबल लेयर प्लूरा है तो एक बाहर वाला प्लूरा, एक अंदर वाला प्लूरा। चाहे प्लूरा कहो या चाहे इसको क्या कहो, प्लूरल मेम्ब्रेन कहो। तो हम लोगों के फेफड़ों के बाहर बाहर क्या पाया जाता है? डबल लेयर प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। तो डबल है तो एक बाहर की तरफ होगी और एक अंदर की तरफ होगी। इसके भी जगह भी होती है, ये जगह दिखाई पड़ रही है, इस जगह का नाम प्लूरल कैविटी होता है, और उसका काम वहां भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। पर्पस क्या है? जब लंग्स फैलते हैं, फिर लंग्स सिकुड़ते हैं, फिर लंग्स फैलते हैं, फिर लंग्स सिकुड़ते हैं, तो सरफेस पर क्या होगा? फ्रिक्शन होने लगेगा। इसका काम है सरफेस पर क्या ना हो? फ्रिक्शन ना हो। काम की बात, हम लोगों के पास एक जोड़ी लंग्स है, कवर बाय डबल लेयर प्लूरा है। डबल लेयर तो आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। दोनों के बीच स्पेस का नाम प्लूरल कैविटी। भरा क्या है? प्लूरल फ्लूइड। काम क्या है? लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन घटा दे। एक क्वेश्चन आपसे, ये यहां फ्लूइड आया कहां से? प्लूरल फ्लूइड कहां से आया? तो कहोगे प्लूरल फ्लूइड सिक्रीटेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। यही सिक्रीट करते हैं किसको? प्लूरल फ्लूइड को, ठीक है। तो 2 लाइन जरा लिख लीजिए। We have 1 pair lungs covered by
डबल लेयर प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल लेयर प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, एक क्वेश्चन। दूसरा, प्लूरल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर प्लूरा। तीसरा सवाल, प्लूरल कैविटी fills with प्लूरल फ्लूइड, और पर्पज क्या है? रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस, लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन घटा देगा। जरा लिखना रोको, एक चीज जरा देख लो, फिर लिखो। इधर देखो, जरा इधर देखो। ये बताओ कि जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ी है? तो कहोगे थोरेसिक लाइनिंग से। और अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन किससे जुड़ी है? लंग्स के। तो अटैचमेंट बड़ा स्पेशल है। बाहर वाली मेम्ब्रेन बाहर अटैच है और अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर अटैच है। बाहर वाली किससे अटैच है? थोरेसिक लाइनिंग। और अंदर वाली लंग सरफेस। आप लिखो, outer pleural membrane in close contact with thoracic lining or inner pleural membrane in close contact with lungs surface। चलो देखो क्या है। ये एक सिंबॉलिक डायग्राम हमने यहां बनाया है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है लेकिन समझने के लिए है। ये मान लेते हैं कि हम लोगों का लंग्स है, ये लंग्स है। तो लंग्स के बाहर बाहर क्या पाया जाता है? तो लंग्स के बाहर बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन अंदर वाली है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन बाहर वाली है। अंदर वाली मेम्ब्रेन किससे जुड़ी रहती है? अंदर वाली मेम्ब्रेन लंग्स के सरफेस से जुड़ी रहती है। और बाहर वाली मेम्ब्रेन किससे जुड़ी रहती है? तो बाहर वाली मेम्ब्रेन थोरेसिक लाइनिंग से जुड़ी रहती है। आपको पहले से ही पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, लंग्स के अंदर भी कैविटी पाई जाती है, कैविटी विद इन लंग्स। और लंग्स के बाहर भी कैविटी पाई जाती है। लंग के अंदर की जो कैविटी है उसका नाम पल्मोनरी कैविटी, और लंग्स के बाहर जो कैविटी है उसका नाम, इसमें तो कोई शक नहीं, एक लंग्स के अंदर है और एक लंग्स के बाहर। जो लंग्स के बाहर है वो कहाँ है? वो प्लूरा पर ही है, आउटर और इनर के बीच पाई जाती है। तो लंग्स के अंदर भी कैविटी है, नाम क्या? पल्मोनरी कैविटी। लंग्स के बाहर भी कैविटी, नाम प्लूरल। नाम मत गड़बड़ करिएगा। तो जहां कैविटी होगी वहां प्रेशर होगा। लंग्स के अंदर की कैविटी में भी प्रेशर होता है और लंग्स के बाहर वाली कैविटी में भी प्रेशर होता है। ये प्रेशर होगा कहाँ? पल्मोनरी कैविटी पर। और ये प्रेशर होगा कहाँ? प्लूरल कैविटी पर। अच्छा, दोनों प्रेशर के नाम में अंतर है। इस प्रेशर का नाम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इसका नाम लग रहा होगा वैसे ही है, नाम बदला है। इसका नाम इंट्रा पल्मोनरी है और इसका नाम इंट्रा
प्लूरल है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर ये दो अलग अलग प्रेशर हो गए। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहाँ है? पल्मोनरी कैविटी पर है, मतलब लंग्स के अंदर है। और इंट्रा प्लूरल कहाँ है? तो कहोगे प्लूरल कैविटी पर है, इसका मतलब लंग्स के बाहर है। अच्छा, इस प्रेशर की खास बात है कि ये प्रेशर कभी निगेटिव होता और कभी नेगेटिव पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर कहीं पर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम है तो निगेटिव, और एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है तो पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉजिटिव का मतलब मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना कम? तो देखो लिखा है -3 mmHg कब होता है? इंस्पायरेशन। और ज्यादा होता है तो प्लस में होगा, +3 mmHg कब? एक्सपायरेशन। तो इधर की बातें इकट्ठा है, सुन लीजिए। लंग्स के अंदर कैविटी होती है, नाम पल्मोनरी कैविटी, उसमें प्रेशर नाम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। कब नेगेटिव होता है? इंस्पायरेशन। कितना होता है? -3। कब पॉजिटिव होता है? एक्सपायरेशन। कितना होता है? प्लस। इधर की बात खत्म, अब इधर आ जाओ। यहां जो प्रेशर है इसका नाम इंट्रा प्लूरल प्रेशर। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हमेशा क्या है? निगेटिव होता है। और निगेटिव का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। देखो कितना, ये -6 mmHg होता है कब? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। और -2 mmHg होता है कब? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है। ध्यान से सुनेंगे इधर की पूरी कहानी एक साथ। लंग्स के बाहर जो प्लूरा है वहां कैविटी का नाम प्लूरल कैविटी, वहां के प्रेशर का नाम इंट्रा प्लूरल प्रेशर। कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव। कितना होता है? -6। कब? इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना। सांस लेने के दौरान कितना होता है? -6। और सांस छोड़ने में -2। हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर कहीं निगेटिव प्रेशर होगा, मान लो यहां निगेटिव प्रेशर है, तो क्या ये फेफड़ों को कोलैप्स करने देगा? अगर यहां निगेटिव प्रेशर है तो ये निगेटिव प्रेशर इधर की तरफ खींचेगा। निगेटिव प्रेशर इधर की तरफ खींचेगा, तो क्या कभी फेफड़ों को कोलैप्स करने देगा? नहीं कोलैप्स करने देगा। तो हमारे फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं करते हैं, फेफड़ों में थोड़ी हवा बची रहती है। किसके कारणवश? ऑप्शन सुने, एक ऑप्शन है ये और एक ऑप्शन है ये। बताओ तो आंसर क्या दोगे? इंट्रा प्रेशर। निगेटिव की पॉजिटिव? अब आंसर क्वेश्चन देखो उसमें। कौन सा आंसर होगा? आंसर हमें याद नहीं है। निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। काम की बात समझ आ गई? तो कंक्लूजन जरा सुन लो। हमारे फेफड़ों के अंदर कैविटी है, नाम पल्मोनरी कैविटी, प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कब पॉजिटिव कब निगेटिव? इंस्पायरेशन में निगेटिव, कितना? -3। और एक्सपायरेशन में पॉजिटिव, कितना? +3। अच्छा इधर आ जाओ। लंग्स के बाहर एक कैविटी है, नाम प्लूरल कैविटी, वहां प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कितना? -6 और -2। इसके नेगेटिव का क्या फायदा? हमारे फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं करते। तो कोलैप्स नहीं करेंगे तो पूरी हवा निकलेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ खाली हवा रह जाएगी। तो एक लाइन जरा पढ़ा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर लंग्स never collapse and some air always remain in lungs
कुछ हवा हमेशा फेफड़ों में बची रहती है। ड्यू टू, क्यों? तो आंसर दो इसका, नेगेटिव नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, इस बात को हम लोग जरा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। खोलो एनसीईआरटी। लिख लेते बेटा, छूटा तो नहीं? छूटा तो नहीं? देखो यहां से हाइलाइटर निकालो बेटा। हम लोग के पास एक जोड़ी क्या है जो कहां खुलते हैं? एबव द अपर लिप, ऐसे ही तो लिखा है। जो पीछे कहां खुलते हैं? नेजल चैम्बर। किसके थ्रू? नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर कहां खुलते हैं? फेरिंग्स। ये टिक कर लो, ये टिक कर लो। फेरिंग्स क्या है? तो यहां से अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अच्छा, फेरिंग्स कहां खुलेगा और किसके थ्रू खुलेगा? तो खुलेगा किसमें? ट्रैकिया में। और किसके थ्रू ओपन होगा? लैरिंग्स। फिर यहां से टिक कर लो। लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करेगा किसमें? साउंड के प्रोडक्शन। इसी नाते लैरिंग्स का क्या नाम रखना पड़ा? साउंड बॉक्स रखना पड़ा। ये टिक कर लो। फिर ड्यूरिंग स्वालोइंग, जब हम स्वालो करेंगे तो किसको कवर करोगे? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कवर बाय, अंडरलाइन करो, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग। बात खत्म। फिर आ जाओ, ट्रेकिया क्या है? सीधी ट्यूब है और कहां तक गई है? मिड थोरेसिक कैविटी तक गई है और फिर डिवाइड कर गई किसके लेवल पर? अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। किसमें डिवाइड की? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। किसी भी ब्रोंकाई की बात करें, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला, ये क्या करेगा? रिपीटेड डिवीजन और बनाएगा क्या? सेकेंडरी, फिर क्या? टर्सरी, फिर ब्रांकियोल, और फिर आखिरी में बहुत पतले क्या बनेंगे? टर्मिनल ब्रांकियोल। देखो टिक कर लो, ट्रैकिया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और ये क्या लिखा है? इनिशियल ब्रांकियोल तक, यहां तक का है लिखा है। अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट की कंप्लीट, इनकम्प्लीट क्या? कार्टिलेजिनस रिंग। किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से क्या निकलेंगी? नंबर ऑफ मतलब ढेर सारी। क्या? वेरी थिन और इरेगुलर वाल्ड वैस्कुलराइज बैग। नाम क्या? बताओ कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर है? तो देखो यहां लिखा है, वो ब्रांचिंग नेटवर्क, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांकाई, ब्रांकियोल और एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। हम लोगों के पास कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स। किसके द्वारा कवर हैं? डबल लेयर प्लूरा, और विद क्या है? प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ये क्या करेगा? अंडरलाइन करो, रिड्यूस फ्रिक्शन। कहां? लंग्स के सरफेस। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? थोरेसिक, थोरेसिक लाइनिंग। जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है? लंग्स के सरफेस। यहां तक पढ़ाया है। जरा डायग्राम देख लो। ये एक बार डायग्राम एग्जाम में आ चुका है, मैंने बनवाया है अभी आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो छोटा सा ऊपर दिख रहा है ये क्या है? एपिग्लॉटिस। ये क्या है? लैरिंग्स। ये क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, ये एक लंग्स है, देखो यहाँ लंग्स दिखा है, ये उसके अंदर का नेटवर्क दिखा दिया है। तो पहले क्या बनेगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसे होते
आखिरी में हमको क्या मिलेगा, एल्वियोलाई मिलेगी। तो एक बार लेबलिंग आई, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये एल्वियोलाई है, ये प्लूरल फ्लूइड यहाँ होगा, और ये क्या मिलेगा, ब्रांकियोल मिलेगा। ठीक है, नीचे ये क्या है, डायफ्राम। आज इतना ही पढ़ते हैं, जो पढ़ा है जरा उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, इसी से जो हम लोगों ने लिखा था। घर जाके एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ये तो सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है, चेन बस बताना है। रेस्पिरेटरी पैसेज की चेन बता दीजिए, हवा कहां कहां से कहां जाएगी। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद फिर आगे वो चेन, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल, टर्मिनल और एल्वियोलाई। क्लियर? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल यह है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कौन है। 2 क्वेश्चन ये है, ग्लॉटिस क्या है, गलेट क्या है। ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, और गलेट किसकी ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। दोनों फेरिंग्स पे खुल रहे हैं। खाना खाने के दौरान किसको बंद करोगे, किसको बंद करोगे, ग्लॉटिस को। और कौन बंद करेगा, एपिग्लॉटिस। और क्यों बंद करोगे, क्योंकि कोई ना कोई फूड पार्टिकल उसमें ना जाने पाए, और अगर चला गया तो खांसी आने लगेगी। ठीक है, इसी नाते गांव लोग कहते हैं खाना खाने के दौरान बोलना नहीं चाहिए। कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, क्यों? आप सोचो, अगर हम बोल रहे हैं तो हवा बाहर निकल रही है, इसका मतलब ढक्कन खुला है। सोचो, अगर हम बोल रहे हैं तो एयर बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो एपिग्लॉटिस खुला हुआ है। और उसी दौरान खाना खा रहे हो तो खाना खाने के दौरान तो बंद होना चाहिए, तो ब्रेन हो गया कंफ्यूज। बोल भी रहे हो, ढक्कन खुला होना चाहिए, और निकल भी रहे हो, ढक्कन बंद होना चाहिए। तो न खुला होगा न बंद, बीच में हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ न कुछ चला जाएगा। तो खाना खाने के दौरान वास्तव में नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलोगे तो हो सकता है कुछ न कुछ पार्टिकल कहाँ चला जाए, रेस्पिरेटरी पैसेज में, तो आपको तुरंत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बता दो, लैरिंग्स क्या है, कहाँ पाया जाएगा, बेकनिंग ऑफ ट्रैकिया। इसको कहते क्या है, कार्टिलेज बास, क्योंकि बना क्या है, इसी को कहते क्या है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करेगा। कितने वोकल कार्ड, 2, एक पेयर एंटीरियर और एक पेयर एंटीरियर वाले का फॉल्स, पुश वाले को ट्रू कहते हैं। अच्छा ठीक है, हम साउंड का प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपायरेशन। वेरी गुड, और देख लेते हैं। यहां पर यह समझाना है कि ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है, कहां शुरू हुई थी, शुरू कहां से हुई थी, लैरिंग से, कहां तक गई, मिड थोरेक्स तक। ठीक है, फिर किसके लेवल पर डिवाइड कर गई, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, और राइट और लेफ्ट, राइट वाला राइट लंग्स में, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स के अंदर जाकर के क्या करेगा, डिवीजन। प्राइमरी से बनेगा, सेकेंडरी से, टर्सरी से, इनिशियल से, टर्मिनल से। इसमें से किस किस की दीवारों पर, किस किस की दीवारों पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। तो कहोगे ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल तक, कहा नहीं है, टर्मिनल, एल्वेडक्ट और एल्वियोलाई। ठीक है, आइए। अच्छा, एल्वियोलाई क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया, थिन वाल, इरेगुलर वाल्स, और यही O2 और CO2 का क्या करते हैं, एक्सचेंज। अच्छा वेरी गुड, और बढ़ते हैं। है तो मैंने पढ़ ही लिया किसके उसमें कार्टिलेजिनस रिंग है। यहाँ 2 क्वेश्चन थे। हम लोगों के लंग्स के बाहर कितने प्लूरा, 2 प्लूरा, आउटर और इनर। दोनों के बीच जगह का नाम, दोनों के बीच जगह का नाम प्लूरल कैविटी। और वहां क्या भरा है, उसका क्या काम है, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस। चलिए आखिरी सवाल हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट, क्या लंग्स के अंदर भी कैविटी है, लंग्स के अंदर वाली कैविटी का नाम पल्मोनरी कैविटी, और बाहर वाली का नाम, अंदर भी प्रेशर है बाहर भी प्रेशर है, अंदर वाले प्रेशर का नाम, बोल नहीं रहे हो सही से, बोल नहीं रहे हो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब सही बोलोगे तभी तो याद होगा, फिर से बोलो। और बाहर वाले प्रेशर का नाम
इंट्रा प्लूरल प्रेशर, अंदर वाले प्रेशर का नाम, और बाहर वाले का। अंदर वाला कैसा होता है? तो कहोगे नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, और बाहर वाला ये नेगेटिव होता है मतलब कितना होता है और कब होता है। ये पॉजिटिव होता है मतलब कितना होता है और ये कब होता है। ये हमेशा कितना, -6 बोल नहीं रहे हो, कितना होता है और कब होता है, और ये कब होता है। इसका फायदा ये था हमारे फेफड़े कभी कोलैप्स, हमारे फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं, और हमेशा अंदर हवा रह जाते। क्यों? नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। एक बार बहुत पहले सवाल आया था, एक आदमी को चाकू मार दिया गया, एक आदमी को चाकू मार दिया गया, उसकी थोरेसिक वाल पंक्चर हो गई लेकिन फेफड़े पंक्चर नहीं हुए। मतलब चाकू यहां तक पहुंच गया, यहां तक, फेफड़े पंक्चर नहीं हुई लेकिन थोरेसिक वाल पंक्चर हो गए। बताओ क्या होगा? ऑप्शन, सांसें बंद हो जाएंगी कि नहीं? देखो क्या होगा। अगर चाकू यहां तक आ गया है तो यहां का अब निगेटिव प्रेशर नहीं रहेगा, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो तुरंत लंग्स क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। और अगर लंग्स कोलैप्स कर गए तो सांसें क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पहले आते थे, ठीक है, अभी लेकिन नहीं आ रहा है। तो आज क्लियर। अब हम लोग अगले लेक्चर पर इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस।